तो इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के चलते क्या कुछ परिस्थितियां देश में देखने को मिल रही हैं। अलग अलग राज्यों में कई जो है सियासी नज़रिए भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से देखा जाए इस पूरी लड़ाई में, इस संकट के इस समय में जो अहम रोल अदा करते दिखाई दे रहे हैं वो है चिकित्सा विभाग से जुड़े लोग, मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग, चाहे नर्स की बात हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो या दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। ऐसे ही डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और इनसे बात करेंगे क्या कुछ मेडिकल सेक्टर से जुड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। डॉक्टर सुबोध बासड़ जी हमारे साथ रहेंगे जो कि डायरेक्टर है सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल के। इसके अलावा डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ रहेंगे, सलाहकार, सर्जन और लेखक भी हैं। और रिजवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डिजाइन मीडिया समूह के ग्रुप एडिटर हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रिजवान जी, दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, दोनों डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भुवनेश गर्ग, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा सबसे पहले तो लॉकडाउन का ये दूसरा चरण है। ज्यादातर लोग घर पे रह रहे हैं, कई जगह ऐसा हो भी रहा है, इसका सम्मान नहीं भी करते। कई जगह डॉक्टरों के साथ भी कई असुविधाएं हैं, उन्हें भी फील्ड में कई तरह की परेशानी, कई बार लोगों के आक्रोश का सामना करना और ये इस तरह का जो आक्रोश लोग दिखाते हैं जिंदगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन हम कितने दिन तक लोगों को घर में, कितने चरणों में घर में रख पाएंगे, क्या रख पाएंगे। ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, ऐसी परिस्थिति में अब आप लोगों को और क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को अपनी जीवन की दिनचर्या जो है वो बना देना चाहिए और क्या करना चाहिए। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा का हमारा दूसरा भाग है जी। इससे पहले राजनीतिक चर्चा, जिस तरह से देश में आज ICMR का भी एक जानकारी दी और उस जानकारी के हिसाब से 363 तकरीबन 450 अगर हम औसत 10 लाख की आबादी में तकरीबन 450 लोगों का ही सैंपल टेस्ट हो रहा है। तो अब उसमें भी बहुत से लोग वो हैं जो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वाले भी होंगे। तो ये जो सारी तरह की चीज और देश के अलावा दुनिया का जो औसत है वो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसे भी आप सब कैसे देखते हैं, ये भी मैं आपसे समझता हूं। लेकिन पहले लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी बार ये बात करेंगे, जितनी बार लोगों को बताएंगे, घर के बच्चे तो अब दोहराने भी लगे हैं, धीरे धीरे वो बताने, लेकिन बड़े देर से समझते हैं, बच्चे तो शायद जल्दी इस बात को याद कर लेते हैं। तो इसको एक बार फिर से हम चाहेंगे लोगों को क्या करना चाहिए ये बताएं, और दूसरा क्या इतने ही टेस्ट में हम इस दवाई को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, लड़ पाएंगे, या हमें इससे आगे भी बढ़ेंगे। देखिए, मैं फिर आपकी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आपको कि आप किसी भी ऐसे संगीन विषय पर सबसे पहले लोगों को जानकारी देने और सिखाने समझाने की बात पर तवज्जो दे रहे हैं। ये वाकई में बहुत चिंतनीय है और बहुत दुखदायी है कि लोग अभी भी समझना नहीं चाह रहे हैं कि ये बीमारी क्या है और इस बीमारी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। हम आपके माध्यम से बार बार सबको चेताते रहे हैं, समझाते रहे हैं और आज फिर समझाना चाहते हैं कि इस बीमारी से बिल्कुल ना डरिए। इससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक वो व्यवस्था को कायम करना है जो अनादि काल से हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, या हमारे हिंदू कुश की हम बात करें 5-7 हजार साल से जो नारद संहिता में लिखी हुई है, कि जिसमें हम एक आइसोलेशन की या क्वारंटाइन की बात करते हैं, जिसको हम सूतक कहते थे, कि जिसमें जब माँ जच की बच्चा पैदा होने वाला होता था तो उसको 1-1.5 महीने के लिए अलग कर दिया जाता था ताकि कोई इन्फेक्शन ना लगे। आज भी हमारे यहाँ जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो 12-13 दिन के लिए वहां पर सूतक रहता है। ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं और इसका बहुत गंभीरता से पालन होता था। हम हमारे घरों में बिना जूते उतारे या पैर धोए अंदर नहीं जाते थे। आज यही सब चीजें दुनिया आपको वापस सिखाने की कोशिश कर रही है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस संस्कृति का हिस्सा हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार दुलार की परिस्थिति का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है। हम प्यार बांटते हैं, हम अतिथि देवो भव कहते हैं। हमें सबको बार बार यही कहना है, यही समझाना है कि आज इस समय आपको अनुशासन का पालन करना चाहिए।
आपके राष्ट्र के प्रमुख की तरफ से आपको जो भी आदेश मिला है उसका पालन करना आपके लिए उतना ही उचित है, उतना ही जरूरी है जितना आप अपने किसी भी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि इस धर्म के बाद राष्ट्र सबसे पहले आ जाता है। ये सबको समझना चाहिए। और जो भी लोग इसमें धृष्टता कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं या उसको वो मस्ती के तौर पर ले रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये नई जानकारी है कि ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन आज द क्विंट नामक एक चैनल ने, खबरिया संस्था ने कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख के तरफ से एक खबर प्रकाशित की है कि भारत अब स्टेज 3 में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि ये वायरस आज सब तरफ है, हमारे सब तरफ होने का मतलब ये है कि अब चाहे आप कुछ भी करें, ये वायरस आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्या ये खबर सच्ची है? मैं आपके चैनल से, अपने देश के सिस्टम से, अपने तंत्र से, हमारे स्वास्थ्य के जो प्रमुख अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर क्विंट ने ये खबर प्रकाशित की है तो क्या ये सच्ची खबर है? तो क्या ये खबर हमारे सरकारी तंत्र के प्रमुख की तरफ से नहीं आना चाहिए थी? और अगर ये खबर सच्ची है तो हम क्या सावधानियां उठाने जा रहे हैं? अगर ये खबर सच्ची है तो हमको बहुत बहुत चीजों के ऊपर क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ये हमको सरकार की तरफ से आना चाहिए था। और दूसरी बात जो अब आपने कही कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, देखिए आंकड़ों की जुगलबंदी हमारे देश की एक पुरानी परंपरा है, परिपाटी। हम लगातार देखते हैं कि आंकड़े बनाने, कोई भी बजट बनाना हो या कुछ भी करना हो तो उसके लिए आंकड़ों की जुगलबंदी के लिए हमारे बाबू मास्टर हैं। ये जो 300-400 टेस्ट हो रहे हैं, ये बड़े कम आंकड़े हैं और इतने कम आंकड़ों की वजह से, इतने कम टेस्ट की वजह से संभवतः हम पूरी तरह से मरीजों की संख्या का अनुपात नहीं लगा पा रहे हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। दूसरी बात हम बार बार उठा रहे हैं कि किट की क्वालिटी कैसी है। हम आज उसी चाइना से वो किट्स खरीद रहे हैं जो वो नकली और फर्जी सामान बेचने में माहिर है, और ये बीमारी भी उसी की तरफ से आई। ये उसका प्रायोजित कोरोना वायरस है और उसके लेब में अभी भी बहुत सारे वायरस हैं। तो सरकार को, दुनिया को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी कि जनता को ही इस मामले में अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना पड़ेगा और अपने आप को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए घरों में अपने आप को बहुत सीमित करना पड़ेगा। कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए और अपने आप को फिटनेस के उच्चतम लेवल पे ले जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसका सुबह अगर वो सूरज की रोशनी में 1-2 घंटे व्यायाम करता है तो उसके लिए सर्वोत्तम है। वो अगर गर्म करता है, हल्दी का उपयोग करता है या तुलसी का, आंवले का उपयोग करता है, तो ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम बार बार आप सबके माध्यम से सबको बता रहे हैं कि बिना घबराए, सिर्फ अगर आप इसमें डिस्टेंस बना सकते हैं, जिसको अब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे। अब हम सबको ये समझाना चाहते हैं कि अब ये फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। फिजिकल डिस्टेंसिंग पर आइए। इसका मतलब है कि आप घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर वो चारों घर में ही रहे हैं बहुत समय से और किसी की कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है, तब तो बात अलग है। अगर कोई बाहर आना जाना है, जैसे कि मैं एक चिकित्सक के तौर पे मरीजों को देखना भी मेरी मजबूरी है, मेरा मजबूरी तो नहीं कहूंगा, मेरी ड्यूटी है, तो हम जितना भी काम कर सकते हैं उसमें हमको हमारे घर के परिजनों के, हमारे आसपास के लोगों का भी ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सबको समझना चाहिए कि स्थिति कितनी भी विकट हो, कोई भी सरकार कितने भी बड़े आंकड़े उठा के ले आए, कितनी भी बड़ी व्यवस्था उठा ले आए, लेकिन 150 करोड़ लोगों के सामने किसी भी व्यवस्था को पूरा नहीं पाया जा सकता है। ये सबको समझना होगा। इसलिए सबको मिलजुल के संयम के साथ काम करना है, कम से कम में अच्छे से खुश और तनाव रहित रहकर काम करना है। ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से टेस्ट होना चाहिए था जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उसको बहुत के हिसाब से देखें, देखिए बहुत कम टेस्ट है जनसंख्या के मुकाबले। हम क्या कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो संभवतः संक्रमित हो चुका। क्या हम उनको टेस्ट कर रहे हैं कि जिनको हम संक्रमण ना होने दें? तब तो ये आंकड़े ठीक हो सकते थे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जब हमारे पास किट्स ही नहीं है, जब हमारे पास किट्स की क्वालिटी के ऊपर ही डाउट है, तो निसंदेह हमको कम से कम अस्पताल पहुंचने वाले हर मरीज की जांच तो करना पड़ेगी। हम भले ही उन मरीजों को या उन अनुशासनहीन लापरवाह लोगों को जो मोहल्लों में घुस गए हैं या जो इसको फैलाने के लिए किसी भी तरह का डिसिप्लिन नहीं मान रहे हैं, उनके पीछे ना दौड़ें। तो मुझे लगता है कि उनको उन जगहों पर सेंटर कर दिया जाए, उनको वहां पर लिमिट कर दिया जाए कि आप ठीक है, आप यहाँ पर 10 लोग घुस गए हो और आप यहाँ से हमारी बात सुनना नहीं चाहते हो, तो आपका ये ताला डल गया, अब आप यहीं रहो अंदर, देखा जाएगा 15 दिन बाद कि अब आपका क्या होता है। क्योंकि आप व्यवस्थाओं को अगर फैलाते जाओगे, आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो सबको निकाल के सबको संक्रमित करते हुए जा रहे हैं।
मैं ये नहीं कहता कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सरकार का मुद्दा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अस्पताल पहुंचने वाले हर व्यक्ति का, क्योंकि आपका एक भी इन्फेक्शन का मरीज अगर अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर बीमार है, वहां पर कमजोर लोग हैं, वहां पर आपका मेडिकल स्टाफ है, वहां पर आपका साफ सफाई कर्मी का स्टाफ है, वहां पर आपका पुलिस है, हमारा मीडिया भी सड़कों पर अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहा है। ये सब लोग वो फ्रंट वॉरियर्स हैं जिनको ये संक्रमण फैलाते चले जा रहे हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर हम उठा के देखें, रोज तो आज मालूम पड़ता है कि आज इतने डॉक्टर नर्स संक्रमित हो गए, आज इतने मीडिया वाले संक्रमित हो गए, आज इतने पुलिस वाले संक्रमित हो गए, क्योंकि एक भी पहुंचता है तो उनको सबको इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो इसलिए हमको कोशिश करना होगी कि हम इन आंकड़ों को सरकार के ही हवाले रहने दें, और चूंकि आईसीएमआर ने 2 दिन पहले ये भी क्लियर कर दिया कि हम किट्स की जो गड़बड़ियां आ रही हैं, उनके आंकड़े ठीक नहीं आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है, तो 2 दिन के लिए आईसीएमआर ने खुद ही टेस्ट को रोक दिया था। तो क्या माने इस बात को लेकर कि अभी तक किट्स का या टेस्ट का कोई फिर समाधान ही नहीं है, फिर तो जो हो रहा था वो जैसा भगवान चाहे वैसा हो रहा था। तो फिर इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। ये अगर इन्फेक्शन आपको टच भी करता है और बहुत कम लेवल पे टच करता है, तो वायरस का लोड कम होने से आपके शरीर की इम्यूनिटी इसको अपने आप ठीक कर लेगी। और अगर आप 14 दिन अपने घर में रहे हैं और आपको कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ है, आप खुश हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इस बीमारी से निजात भी मिलेगी और आपके शरीर में इम्यूनिटी भी तैयार हो जाएगी। हालांकि ये भी अभी थोड़ा सा एक संशय का विषय है कि ये वायरस का म्यूटेशन जितना तगड़ा है, ये बार बार अपने स्ट्रेन बदल रहा है। दुनिया में साइंटिस्टों ने 3 स्ट्रेन ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं इसके। तो जब स्ट्रेन बार बार म्यूटेट होता है, म्यूटेशन की वजह से इम्यूनिटी परमानेंट नहीं बन पाती है। ये हम हर बार सर्दी जुकाम बुखार हम देखते हैं, हर साल में 2-2, 3-3 बार होता है। बिल्कुल। डॉक्टर वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय जी, आप क्या कहेंगे? वार्ष्णेय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। और यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, यहाँ खेद जाहिर करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का पालन हमें करना है, जिस तरह सरकार लगातार अपील करती दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, और इसी वजह से जो है हम अपने मेहमानों को स्टूडियो में नहीं बुला रहे हैं, उनके दफ्तर, उनसे घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की जा रही है। रिजवान जी, यहाँ पर डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वार्ष्णेय जी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। कमाल, हमें ये जितनी देर मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ, इस बीच में उन्होंने एक जानकारी हमसे साझा की जी, लेकिन मेरे पास, मैं जिन परिस्थितियों में मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने क्विंट बहुत जानी मानी एजेंसी है उसका किया था, और किसी अधिकारी के हवाले से क्विंट की किसी रिपोर्ट का कर रहे हैं कि 3रे चरण में हम पहुंच चुके हैं। कमर, इसको थोड़ा सा वहां से अपने स्तर पर पीसीआर से और इससे कहिए कि वो इस जानकारी को निकाले, और चूंकि हमारी दर्शक है बात कर रहे हैं तो उन्हें सही जानकारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल कि ये सच्चाई क्या है। डॉक्टर वार्ष्णेय अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो ठीक, नहीं तो कमर पे फिर डॉक्टर उदेश के पास आगे बढ़ता हूँ। कमर, क्या डॉक्टर वार्ष्णेय जुड़ गए हमारे साथ? जी, डॉक्टर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान जी, डॉक्टर गर्ग, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप बहुत बेबाकी से जी पीछे भी हमने चर्चा की थी, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, और हर बार भैया अभी चर्चा में जांच पर आकर सीमित हो जाती है, हर बार जांच पर ही सीमित हो जाती है। और जाहिर है कि दुश्मन जो है वो हम उसे देख नहीं सकते खुली आंखों से, और दुश्मन कहाँ है वो हमें पता नहीं चलता, पता बहुत दिनों बाद चलता है, कई बार देर भी हो जाती है। और देर से आशय मेरा ये है, ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर दुश्मन का हमला हुआ उसकी जान ही चली जाएगी जी, लेकिन वो न जाने किसको वो चीजें देता हुआ, बांटता हुआ आगे बढ़ जाता है, और पता ही नहीं चलता, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जी। और अब हम 2 दिन से, जैसा भी आप आईसी बात से 2 दिन से जो हमने चाइना से मंगाई, उसकी बहुत ही उसकी रिपोर्ट जो है बहुत ही अविश्वसनीय रही जी, तो इस वजह से हमें उसको वापस लेना पड़ा जी। और हमारे पास अभी उस तरह के बहुत ढेर सारे उपाय नहीं, कई टेस्टिंग लगातार चल रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की चीजों को? इससे हम किस तरह से पार पा सकते हैं, या इसका क्या विकल्प है कि जांच और हो, बेहतर हो और वो आंकड़े?
इसका विकल्प क्या है, किस तरह से हम जांच बढ़ा सकते हैं? जी देखिए, किसी भी बीमारी में कभी कोई विकल्प नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। एज ए सर्जन, एज ए डॉक्टर, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपके लिए कोई विकल्प है, तो अगर मेरे को आपका कोई इलाज करना है, सर्जरी करना है या आपकी जान बचाने की कोई प्रक्रिया करनी है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे वो काम करना है। इसी तरह से मैं कोरोना के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे पास अगर कोरोना का कोई मरीज आया है तो हमें उसका इलाज करना है। अब वो कोरोना है या नहीं है, ये जांच का विषय है। तो हम उस मरीज की जांच के लिए एक तो ये चाइनीज किट्स के ऊपर क्यों निर्भर है, मेरा ये सबसे पहला सवाल हमारी सरकार से है। मेरा सवाल यही था जी, मैं बिल्कुल उसी को मैं बार बार बहुत सारे माध्यम से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डॉक्टर के तौर पे नहीं, एक इनोवेटर के तौर पर भी, एक थिंकर के तौर पर भी, और अपने देश से, अपने देशवासियों से प्रेम करने, मानव जाति से प्रेम करने के तौर पर भी मैं इस बात को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा जब ट्रंप ने क्लोरोक्विन को लेकर एक गलत बयानी की थी, तो हमने उसी समय उसका खंडन और बहुत बड़े स्तर पर आप सब लोगों से डिस्कस किया था, बात भी की थी चैनल पे कि क्लोरोक्विन इसका इलाज, आपने मेरे से चर्चा में कहा बिल्कुल क्लोरोक्विन इसका इलाज नहीं है। बाद में यूएस एफडीए ने भी उसके लिए ट्रंप को नकारा था, और आज हम देख रहे हैं कि 2 महीने की जद्दोजहद के बाद अब जाके साइंटिस्टों ने उठा के खड़ा कर दिया है कि क्लोरोक्विन जिसको दी गई है उनके अंदर मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। तो मैं क्या मानूं इस चीज को? क्या हमारे पास मेरे जैसे डॉक्टर भुवनेश्वर के छोटे से दिमाग जैसी समझ वाले डॉक्टर ही नहीं है? मेरे पास तो कोई तंत्र नहीं है रिजवान जी, मेरे पास अस्पताल नहीं है, मेरे पास संस्था नहीं है, मेरे पास कोई खोजबीन का या जांच पड़ताल का आईसीएमआर जैसा तंत्र नहीं है। लेकिन अगर मैं समझ सकता हूं कि ये ऐसा नहीं है, तो ये हमारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्यों नहीं समझ सकते थे? आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं कि इस बीमारी का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है, और ये अभी निकट भविष्य में आती दिखती भी नहीं है। तो हमारे पास क्या साधन है? मैं सबसे पहले फिर सारी दुनिया के सामने आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बीमारी से मरने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। उसके मुकाबले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, एड्स या रोड साइड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम इससे पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये बीमारी अगर हमारे बुजुर्गों तक नहीं पहुंचेगी, हमें हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इम्यून क्षमता और उनके फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता कम होती है। हमें हमारे सांस वाले मरीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम उन तक इस बीमारी को ना पहुंचने दें। हमें डायबिटीज के मरीजों को, कैंसर के मरीजों को, या ऐसे मरीज जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या ये जरूरी है कि हमारा एक 65 साल का डायबिटिक का पुलिस वाला जाके फ्रंट में ड्यूटी करे और फिर हम देखते हैं कि उसको वो बीमारी हुई और वो उसका देहावसान हो गया? ये शर्मनाक स्थिति है। हमको, हमारी टीम को, हमारे जो मैनेजर कहूंगा मैं, जिन लोगों को जो ऐसी कमरों में बैठकर ऑर्डर देने का काम कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि फ्रंट में मौजूद लोगों को प्रॉपर पीपीई किट देकर, उनका पूरा प्रॉपर बचाव करते हुए, उनको 4 से 6 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी ना देते हुए, ताकि वो अपना खाना पीना, बाकी जो जरूरी क्रियाएं हैं वो कर सके और सुकून से वो तनाव रहित अपनी व्यवस्था में रह सके। तो इसलिए जरूरी है कि हमको ये समझना होगा कि क्या हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से पार पा सकेंगे। तो निसंदेह मरीजों की इम्यूनिटी, मानव जाति की इम्यूनिटी इस बीमारी पे पार पा सकती है, जैसे पहले फ्लू में भी हुआ, प्लेग में भी हुआ, इन्फ्लुएंजा में भी हुआ, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आती हैं और मरीजों को, उन्हीं लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जिनके अंदर इम्यूनिटी कम होगी, जिनके अंदर ताकत कम होगी, जो तनाव में होंगे, जो डायबिटिक होंगे, जो ब्लड प्रेशर वाले होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जिनको सांस फेफड़ों की बीमारियां होंगी, या जिनमें किसी वजह से टीबी या टाइफाइड या किसी और वजह से जिनके अंदर कम होगी। अब मैं आपके सामने एक दूसरी बात और लेके आता हूं। अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे ये कहा था कि ये बीमारी सिर्फ गले, नाक, मुंह के जरिए आपके फेफड़ों को संक्रमित नहीं कर रही है। ये बीमारी आपकी आंतों के जरिए आंतों को संक्रमित करेगी, लिवर को संक्रमित करेगी, और ये बीमारी आपके मल निकास के जरिए आपके पेयजल स्रोतों को भी संक्रमित करेगी। हमारी सरकारों को, हमारे लोगों को बहुत सक्षमता से पेयजल स्रोतों को सुरक्षित करने के उपाय अभी से चालू कर देने चाहिए। मैं फिर बहुत कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे पानी के जल स्रोत दूषित होंगे, वहां से जब ये पेयजल इंसानों को पानी के संक्रमण के साथ आएगा, तब ये उल्टी दस्त बुखार के साथ जो वो और दूसरी समस्याएं खड़ी करेगा, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारे पास जांच किट नहीं है, हमारे पास फ्रंट नहीं है, हमारे पास अस्पताल पूरी तरह से इस बीमारी के लिए नहीं। और बीमारी का उपचार क्या है? आज तो उपचार ही नहीं है हमारे पास। हम मरीज को आइसोलेट करके छोड़ देते हैं
और हम उनके सिर्फ खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। बुखार होगा तो फिर जी तो ये था कि चाइनीज किट तो फेल हो गई जी। अब रेंडमली हमको बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की जांच करनी है और वो बहुत इकोनॉमिकल भी हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए बहुत बड़ा देश है हमारा, हमारे सारे संसाधन अगर हमने जांच में उपयोग किए तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, एक बड़ी समस्या बन जी। तो ऐसी क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? मैं उस विकल्प की बात कर रहा था कि किन किन विकल्पों की तरफ जांच के लिए हमें किन किन विकल्पों की तरफ जाना है। तो मैं सबसे पहली बात स्क्रीनिंग के लिए तो रेपिटेशन किट ही थी, जिनका की उपयोग अभी आईसीएमआर ने रोक दिया है। अब हमारे पास जो बाकी व्यवस्थाएं हैं लैब में उसको जांचने की, उसका कल्चर करके उसको पता करने की या पीसीआर उसका करने की, तो ये व्यवस्थाओं में समय लगता है और इसलिए मैंने कहा कि इन व्यवस्थाओं के लिए आप बहुत बड़े पैमाने पर इन जांचों को नहीं कर सकते। तो ये आपकी कमजोरी हो सकती है, ये आपकी लिमिटेशन हो सकती है कि आपको इन व्यवस्थाओं को उन्हीं मरीजों तक रोकना पड़ेगा जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं या जिन मरीजों में आपको क्लियर कट सिम्टम्स दिख रहे हैं, जिसमें सर्दी जुकाम बुखार के अलावा रनिंग नोज नहीं होना चाहिए, सूखी खांसी होना चाहिए और सांस लेने में तकलीफ होना चाहिए। तो इन मरीजों को ही सेपरेट करके उनका क्वारंटीन किया जा रहा है या उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है या उनकी आगे की जांचें की जा रही हैं, जिसमें पीसीआर के टेस्ट हैं या जिसमें छाती का एक्सरे है, सीटी स्कैन है या और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जो वो फॉलो किए जा रहे हैं। एक चीज मुझे लगता है कि शायद आप भूलवश पुलिसकर्मी का भी जब जिक्र कर रहे थे, शायद आप 65 वर्ष उम्र कह गए। मैं बुजुर्ग कहना चाहता हूँ, वो 65 चाहिए। मैं इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता था कि ये जो डायबिटिक या ऐसे किन्हीं रोगों से जो हाई ब्लड प्रेशर है या अन्य तरह के पुलिसकर्मी जो बहुत उनके वेट भी बहुत बड़े हुए हैं कुछ के, और वो कई तरह की व्याधियों से ग्रसित, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनके लिए शायद आप ये कह रहे हैं जी बिल्कुल कि उन्हें फ्रंट की ड्यूटी पर न लगाया जाए, उनसे कुछ अन्य तरह के काम लिए जाए, अन्यथा वो संक्रमित होंगे और उनका संक्रमित होने से नुकसान अधिक होगा। जब हम ये जानते हैं कि वो संक्रमित होंगे तो उनका नुकसान होगा, तो हमें ऐसे लोगों को तैनात नहीं करना चाहिए। ये जो जल स्रोत के बारे में आप कह रहे हैं, उसके बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं और कैसे ये जल स्रोत जो है वो दूषित होने की आशंका अधिक है? देखिए, अब सारी दुनिया भर की जो जांच संस्था है उन्होंने भी ये मान लिया है कि कोरोना वायरस मल के मतलब आंतों के जरिए मल के द्वारा भी निष्कासित होता है और मरीज भले ही कोरोना से मुक्त हो गया हो, उसके बावजूद भी जो उनके मल स्वाब जो जांच करते हैं उसमें वो 21 दिन तक, मतलब कोरोना मुक्त होने के 21 दिन तक वो मल निकास में पॉजिटिव पाया गया है। इसका मतलब है कि वो मल निकास में कंटेमिनेटेड पानी के स्रोत में वो बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ये थोड़ी चिंता की विषय होनी चाहिए, खासतौर से हमारे देश में जहां पर कि हम जल स्रोतों का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हम उसमें सब तरह की गंदगी जाने देते हैं, चाहे वो सुसु पाटी हो चाहे कुछ भी हो, और हम बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि वही पानी किसी दूसरे को नहीं, हमको खुद को भी पीने में आ सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सभी को सक्षमता से आगे बढ़कर, सरकार को भी आगे बढ़कर जल स्रोतों के संरक्षण के लिए टास्क फोर्स बनाना चाहिए। अगर बीमारी को बचाव में रोकना है तो ये बहुत बड़ा इशू आने वाले समय में आएगा, मेरा ऐसा मानना है एक डॉक्टर के नाते भी, और मैं जितना लिटरेचर दुनिया भर में कोरोना का देख चुका हूँ उसके नाते भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी को मैं पैनिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम जल स्रोत को सुरक्षित कर लेंगे, वो तो सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम हमारे पानी के स्रोत को दूषित क्यों करना चाहते हैं, हम उसमें गंदगी क्यों डालना चाहते हैं, हम उसमें पॉटी क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर भुवनेश्वर, आप लगातार इस पर लिख रहे हैं, आप एक लेखक भी हैं। लोग कैसे आपने जो कुछ लिखा है वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं तो बेहतर होगा कि वो बहुत अधिक लोग पढ़ पाएंगे और उससे जागरूक हो पाएंगे। देखिए, मेरे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें मेरा फेसबुक पेज है मेरे नाम से भुवनेश्वर गर्ग का, आप वहां जाकर उन सबको देख सकते हैं। मैं लगातार उसके ऊपर पोस्ट करता हूं अपने सारे आर्टिकल्स। हम नेट पर भी इसमें उपलब्ध हैं, हमारे जितने समाचार पत्र हैं वो रेगुलर हमारे उन आर्टिकल्स को ले रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी आप मेरे आर्टिकल्स को पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक जितना हो सके
उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के लगभग सभी बड़े सम्मानित अखबार तंत्र इस आर्टिकल्स को ले रहे हैं। तो जहां जहां और संभव हो सकता है वो पॉसिबल है। मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी इन अखबारों, इन आर्टिकल्स को अगर पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है लोगों का बहुत भला होगा, क्योंकि मैं पूरी निष्पक्षता से कोशिश कर रहा हूं, बिना डरे, बिना घबराए, किसी को भी बिना पैनिक किए और किसी भी ऐसे दबाव में आए जिसको मैं लालच कहूं या स्वार्थ कहूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्लोरोक्विन को लेकर दुनिया भर में एक स्वार्थ फैल गया। दवा कंपनियां हों, 10 रुपए की गोली 1000 रुपए तक में बिकी है और लोगों ने खाई है ट्रंप महाशय के कहने के बाद से। ये बड़ी चिंता की बात है कि हमको ऐसी किसी भी व्यवस्था को पनपने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर भुवनेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ भी और अन्य लोगों को अपने लेख के माध्यम से भी आप जागरूक करते रहे। बहुत जरूरी है, जैसा आप बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, ठंड पर आप उन्हीं को लगाएं जो बीमार ना हो। वो चिकित्सक भी हो सकते हैं, मीडिया कर्मी भी हो सकते हैं, जो किसी बीमारी से जो ग्रसित है उन्हें बचा के रखना चाहिए। थोड़े से उम्र में ज्यादा है जो शब्द पे नहीं जाता, थोड़ी उम्र में ज्यादा है, उनको थोड़ा प्रायोरिटी बना दें। ऐसे लोगों को प्राथमिकता से पीछे रखें, उन्हें बैक ऑफिस या इस तरह के कामों का उपयोग करें और उन्हें जितने अधिक से अधिक एक्सपोजर से बचेंगे उससे बचाएं। इसके साथ ही जल स्रोत पर डॉक्टर भुवनेश गर्ग लगातार लिख रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। हमारे साथ 3 प्रोग्रामों में वो लगातार इस बात को कह चुके हैं। सरकारों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, जनता को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि अकेले सरकार इस पर कुछ नहीं कर पाएगी। आपको भी जल स्रोत प्रदूषित नहीं करने हैं, उससे बचना है, इसलिए कि वो जल घूमकर आपको ही मिलेगा और फिर आपके अपने आप स्वयं बहुत लोग उससे एक बार फिर संक्रमित होने की आशंका बढ़ेगी। तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी की निर्भरता नियमित कुछ स्रोतों पर ही हमारी हो जाती है। हो सकता है कई क्षेत्रों में टैंकर से और वो सोशल डिस्टेंसिंग से आगे बढ़कर वो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात मैं भी लगातार, इसलिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है कई बार हमारे दिमाग को भी खराब है, इसलिए कि हम किसी और दिशा में भी सोचने, समझने और करने लगते हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, उसको भी करें आप और आगे बढ़े। बहुत जरूरी है, एक दिन में इस समस्या का नहीं होने वाला है। जब हमें जांच की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, लेकिन जो जिस पर हम निर्भर थे वही जब ठीक साबित नहीं हुआ है तो हमें और नए विकल्प खोजने और सोचने पड़ेंगे और बहुत अधिक जांच हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम चीजों के साथ निपट पाएंगे। हमारे पहले इस कार्यक्रम के पहले चरण में हमारे साथ हमारे वो मेहमान थे जो राजनीतिक मेहमान थे। फिर हमने एक्सपर्ट्स को जोड़ने की कोशिश की। इत्तेफाक है कि डॉक्टर भुवनेश विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, हमने चर्चा करने की कोशिश की। डॉक्टर भुवनेश गर्ग हमारे साथ आप चिंता कीजिए अपनी, अपनों की और औरों की, इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि हम इस जंग में तभी जीत सकते हैं जब हम एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम इस जंग में एक योद्धा की तरह विजयी होंगे, अपनों को भी जिताएंगे। इसलिए कि खुद का जीत जाना बस जरूरी नहीं है, खुद जियो और औरों को भी जीने दो, खुद जीतो और औरों को भी जिताओ, यही संदेश है। और हम कोशिश करते रहेंगे, लगातार आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी रहेंगे। कमल, आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल रिजवान जी, खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो और इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना है, वो भी गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और लॉकडाउन पर की जो अपील की जा रही है उस पर लगातार हमें आगे बढ़ना है उसको लेकर और हर एक अहम कदम को, हर एक जानकारी को समझना होगा, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है तो जानकारी और जागरूकता ही एक बड़ा बचाव है। और जिस तरह से चिकित्सा विभाग से जुड़े, चिकित्सा वर्ग से जुड़े एक डॉक्टर ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जिस तरह से हम अगर गंभीरता से इसको अपना लें तो कोरोना वायरस पर जो जीत है उस पर फतेह करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस बात मुद्दे की मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।